कौन से विश्वगुरु की बात भारत के वजीर आजम कर रहे हैं? कॉमन सेंस ये नहीं है, कॉमन सेंस ये है कि हम मानते हैं कि चीन ताकतवर है, मगर हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकते। चाइना का नाम हमारे वजीर आजम नहीं लेते। आज हमारा वतन 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना को खो चुका है। चाइना हमारी 2000 स्क्वायर फुट जमीन पर कब्जा करके बैठा है और हमारे मुल्क के वजीर खारिजा ये एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारत एक छोटी इकोनॉमी है, चाइना बड़ी इकोनॉमी है, मैं क्या करूं? हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है, कॉमन सेंस है, मैं क्या करूं? हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, आरएसएस के लोग जो आजकल पैंट पहनकर लट फिरा रहे हैं, हम वो बीजेपी के अनभक्त जो सोशल मीडिया पर थकते नहीं, मोदी की तारीफ करते, झूठी तारीफ करते रहते हैं, क्या भारत छोटा है? तुमको शर्म नहीं आती इस तरह की बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी छोटी, चीन की इकोनॉमी बड़ी? मुल्क इकोनॉमी से छोटा बड़ा नहीं होता मोदी जी। मुल्क बड़ा होता है बड़ा दिल रखने से, बड़ा जिगर रखने से। आपकी पार्टी में आप 300 एमपी रखकर भी आपके पास ना बड़ा दिल है ना बड़ा जिगर है कि आप चीन की आंख में आंख डालकर ये कहें कि 2000 किलोमीटर तुमको छोड़ना पड़ेगा। अगर इकोनॉमी के बुनियाद पर मुल्क छोटा बड़ा होता है तो फिर यूक्रेन क्यों लड़ रहा है रशिया से? 79 में वियतनाम अमेरिका से क्यों मुकाबला किया? 1980 में एक छोटा अफगानिस्तान यूएसएसआर से क्यों मुकाबला किया? और अगर इकोनॉमी की बुनियाद पर मुल्क छोटा और बड़ा होता है तो फिर वो फलस्तीनी जिसके पास पत्थर के सिवा कुछ नहीं है, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए लड़ रहा है, तो फिर क्या कहेंगे उनको? आप बताइए। आप आज बीजेपी और भारत के वजीर आजम के पास मुल्क की फौज पर भरोसा नहीं है, मुल्क की आवाम पर भरोसा नहीं है, और आप कहते हैं कि भारत छोटा है इकोनॉमी की वजह से। फिर कौन से विश्वगुरु की बात भारत के वजीर आजम कर रहे हैं? वजीर खारजा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हम छोटी इकोनॉमी है, चीन बड़ी इकोनॉमी है। अरे छोटे बड़ा ये कब से पैदा हो गया? ये बात कहकर बीजेपी ने इस बात को कबूल कर लिया कि नरेंद्र मोदी चीन के आगे घुटने टेक चुके हैं। नरेंद्र मोदी चीन से हमारी जमीन को वापस नहीं लेना चाहती हैं। अरे एक हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी यह होती है कि जमीन की बचाए, मुल्क की, वतन की, देश की जमीन को बचाए, और हमारे वजीर आजम ये कहती हैं हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है। अब पूरी दुनिया में क्या में पैगाम चला गया? अमेरिका को क्या पैगाम गया? बर्तानिया को क्या पैगाम गया? ऑस्ट्रेलिया को क्या पैगाम गया? मलेशिया को, सिंगापुर को, साउथ कोरिया को, जापान को क्या पैगाम गया? कि भारत चीन को बड़ा मानता है और अपने आप को छोटा मानता है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, कहां गई तुम्हारा नेशनलिज्म? ये तुम्हारा नेशनलिज्म है? कॉमन सेंस ये नहीं है, कॉमन सेंस ये है कि हम मानते हैं कि चीन ताकतवर है, मगर हम अपनी जमीन को नहीं छोड़ सकते। कॉमन सेंस ये भी है मिस्टर मोदी कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। भारत एक न्यूक्लियर पावर है, ये क्यों नहीं बोलते आप? मगर अफसोस, सवाल अब तय करना पड़ेगा भारत की आवाम को कि वो क्या इसका फैसला करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मंजलिस जुनैद और नसीर की मौत हुई घाटमीका में, जो राजस्थान में है।
इनको हरियाणा ले जाकर किडनैप करके इनको जिंदा जला दिया गया था। मुझे मौका मिला, ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं उस घर को गया, जिस घर में जुनैद के घर को गया। वहां पर जुनैद के 6 औलाद और जुनैद का बड़ा भाई जो नीम पागल है, उसकी 7 औलाद की जिम्मेदारी भी जुनैद पर थी। हम खाली वहां पर खड़े हुए थे एक जिंदा लाश की तरह, जब उसके घर वाले उन मासूम बच्चों को बता रहे थे कि ये जुनैद की औलाद है, ये जुनैद के बड़े भाई की औलाद है, और रो कर कह रहे थे, बताओ ओवैसी, अब इन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुनैद और नसीर सिर्फ मुसलमान नहीं थे, बल्कि इस अजीम भारत के शहरी थे। राइट टू लाइफ भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मार नहीं सकता, तो कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। और सेकुलरिज्म की बात करने वाले कांग्रेस के लोग, हमने मुतालबा किया था कि वजीर आजम को जुनैद और नसीर को जिस बर्बरियत से किडनैप करके जला दिया गया, ये सो कॉल्ड नाम निहाद गौ रक्षकों की वजह से जो एक टेररिस्ट बन चुके हैं, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं गए। मगर आज मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत जा सकते हैं, क्योंकि मजलिस कह रही थी। तो राजस्थान की आवाम ने देख लिया कि मैंने आज से 4 महीने पहले जयपुर में जाकर कहा था कि वजारती अखिलती बहबूद का बजट कम है, तो थोड़ा बढ़ा दिया गया, कुछ 300 करोड़ या 350 करोड़ कुछ किए। जुनैद और नसीर की मौत पर चीफ मिनिस्टर नहीं गए, बल्कि एक शादी में गए थे। वहां से चंद आधे घंटे के फासले पर घाटमीका था। अब मालूम हुआ कि शायद अशोक गहलोत भी जाएंगे। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेदक के खदीर खान हो, जुनैद हो, नसीर हो, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनकी माली इमदाद करेगी। इनके अकाउंट के डिटेल्स हमारे पास आएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला उनकी बेवाओं के अकाउंट में मजलिस माली इमदाद करेगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम उन खानदानों के साथ थे और है और रहेंगे। और कौसर मोहिउद्दीन और मेदक के सदर भी खदीर खान के अफराद खानदान और उनकी बेवा के साथ हैं। और मुझे अभी कौसर मोहिउद्दीन एमएलए बता रहे थे कि मजलिस के मुकामी लोगों की नुमाइंदगी पर खदीर खान की बेवा को 2 BHK मंजूर हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला टिमरिस के स्कूल में उस बेवा को भी नौकरी का इंतजाम किया जाएगा। ये बड़ा ही दर्दनाक वाकया है खदीर खान का। जितना भी हम मजम्मत करें कम है। हम तो तेलंगाना की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पुलिस वालों के ऊपर 302 का सेक्शन लगाकर उन पर केस चलना चाहिए। सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, 302 का आईपीसी का सेक्शन उन पर लगाया जाए। मगर आपको मालूम मेरे भाई, जुनैद और नसीर को जिन लोगों ने, रुक जाइए, जुनैद और नसीर को उनके अफराद खानदान ने जब पुलिस वालों के पास जाकर कंप्लेन दी, तो घाट वहां पे पुलिस के लोगों ने कहा निकलो यहां से बाहर जाओ। कोई पुलिस वाले पे कुछ नहीं होता वहां राजस्थान में, ना हरियाणा, बल्कि हरियाणा की हुकूमत ने तो एक स्पेशल सेल बना दिया है। यानी एक सो कॉल्ड गौ रक्षक जो चाहे कर सकते, उनको लाइसेंस वेपन दे दिया गया। एक जुल्म हो रहा है। और मुसलमानों को मारकर बीजेपी उनकी तड़प को दिखाकर, उनकी जलती हुई लाशों को दिखाकर, उनके मुंह से बहता हुआ खून जो वारिस का था, और कासिम नामी बच्चे को गोली मारकर बीजेपी हरियाणा में अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना चाहती है। मगर याद रखिए, आप जो सियासी ताकत मजबूत बना रहे हैं, उससे देश कमजोर होगा, उससे रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, जुल्म बढ़ रहा है। और हम पूछना चाहते हैं भारत के वजीर आजम से, ये पंजाब में जो एक साहब आए हैं दुबई से, उनका नाम अमृत है, और बीजेपी बोलती है अमृत काल है। बीजेपी क्या बोलती है? अमृत काल है।
ये अमृत काल में ये अमृत कौन है और ये अमित खामोश क्यों है? अगर वही बात अगर कोई मुसलमान बोल देता तो हमारे टीवी के एंकर तो 24 घंटे चलाते, वो ओवैसी ने आज ये कहा है, उसने देश के बारे में कह दिया है। मगर ये क्या है बताइए आप? इस पर कुछ नहीं कहते। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि आर्टिकल 324 के तहत, भारत की आईन और संविधान के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर का, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वजीर आजम, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठकर तय करेंगे। मजलिस इसका वेलकम करती है डिसीजन का, बहुत अच्छा है। अब बैठकर आप इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाइए। जमहूरियत का एक ढांचा है, अगर इलेक्शन कमीशन में बहुत ताकत है, बहुत उनको इख्तियारात हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सही ऑब्जर्वेशन किया कि चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इलेक्शन कमिश्नर के 6 साल की मियाद पूरी नहीं होती। अब उम्मीद करते कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे इलेक्शन कमिश्नर और इंडिपेंडेंट होगा, आजाद होगा। जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन में ट्रांसपेरेंसी आए और उसको और इंडिपेंडेंस मिले, जो भारत के आईन की आर्टिकल 324, बल्कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स का मुताला करेंगे, जब आर्टिकल 324 पर बहस हो रही थी तो सबने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर को बहुत इख्तियारात मिलने चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है तो इंपीचमेंट जो जज की होती है उस तरह का तरीकेकार दिया गया था। तो ये हमको काम करना है। तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के लिए जहां पर जो मौजूद हमारे जिम्मेदार हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप तैयारी शुरू करिए। क्या तैयारी शुरू करना कि नफरत का खात्मा हो, अमन की जीत हो, और तेलंगाना की जो तरक्की है और खुशहाली है वो जारी और सारी रहे।